हाँ बच्चों, देखिए हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में अम्ल और क्षार के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे सूचक के बारे में कि सूचक क्या होते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे सूचक के बारे में, सूचक क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा क्लियर करते हैं। वे पदार्थ जिन्हें अन्य पदार्थ में मिलाने पर वे अपनी गंध व रंग में परिवर्तन करके अन्य पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। ठीक है, तो सूचक क्या होते हैं बच्चों? वे पदार्थ होते हैं जिन्हें अन्य पदार्थ में मिलाने पर वे अपनी गंध और रंग में परिवर्तन करके अन्य पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को दर्शाते हैं, सूचक कहलाते हैं। अर्थात हमें सूचना देते हैं, अन्य पदार्थ के अम्ल और क्षार होने की सूचना देते हैं। ठीक है, इन्हें हम सूचक कहते हैं। अब ये कैसे अपने रंग और गंध में परिवर्तन करके अम्ल और क्षार की जानकारी देते हैं, इसके लिए हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, इन एग्जाम्पलों को हम सूचकों के वर्गीकरण करते हुए देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम सूचक का वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, देखिए सूचक जो होता है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला होता है गंधीय सूचक। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्राकृतिक सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक। अगला होता है संश्लेषित सूचक। ठीक है, इस प्रकार सूचक 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ हम एक एक का अध्ययन करते हुए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं? गंधीय सूचक। ठीक है, तो देखिए पहले इसकी परिभाषा क्लियर करते हैं गंधीय सूचक की। देखिए इसका गंधीय सूचक, गंध मानी उसकी महक से, महक जो है उसकी, उस महक से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए पहले इसकी परिभाषा। वे पदार्थ जिन्हें अन्य पदार्थ में मिलाने पर इनकी गंध बदल जाती है। ठीक है, और अन्य पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की प्रकृति दर्शाते हैं। गंधीय सूचक कहलाते हैं। गंधीय सूचक कहलाते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं गंधीय सूचक? वे पदार्थ जिन्हें अन्य पदार्थ में मिलाने पर इनकी गंध बदल जाती है। ठीक है,
और अन्य पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय होने की प्रकृति को दर्शाते हैं। इन्हें कहते हैं हम गंधीय सूचक। अब ये पदार्थ अपनी गंध को कैसे बदलते हैं और कैसे अम्ल और क्षार की जानकारी देते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए, पहले गंधीय सूचक के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि प्याज, ठीक है, वेनिला और लौंग का तेल, ये 3 गंधीय सूचक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हम इनका एक एक का अध्ययन करते हुए ये देखेंगे कि कैसे अम्ल और क्षार की जानकारी देते हैं। देखिए, पहला हम देखते हैं प्याज के द्वारा। ठीक है, देखिए बच्चों, हम एक पॉलीथीन की थैली लेते हैं। ठीक है, पॉलीथीन की थैली लेते हैं। ये है हमारी पॉलीथीन की थैली, पॉलीथीन की थैली, करेक्ट। इस पॉलीथीन की थैली के अंदर हम कुछ प्याज के टुकड़े रखते हैं। प्याज के टुकड़े, ठीक है, इसमें हमने कुछ प्याज के टुकड़े रखे और इसके साथ में हमने कुछ ये सूती कपड़े के टुकड़े रखते हैं। कपड़े के टुकड़े हमने इसके साथ में रखे। ठीक है, अब हमने इसका मुख धागे से बांध देते हैं। मुंह धागे से बांधते हैं। ठीक है, बांधते हैं। अब इस पॉलीथीन को हम एक रात के लिए फ्रिज में रखते हैं। इस पॉलीथीन को एक रात के लिए फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, इसे एक रात के लिए फ्रिज में रखते हैं। इसके बाद कपड़े के द्वारा अम्ल व क्षार की उपस्थिति का पता करते हैं। ठीक है, इस पॉलीथीन को हम एक रात के लिए फ्रिज में रखते हैं और इसके बाद कपड़े के द्वारा अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता करते हैं। अब कैसे करते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, देखिए, हमने मान लीजिए ये कपड़े का टुकड़ा लिया, पहला टुकड़ा कपड़े का। ठीक है, इस कपड़े के टुकड़े के ऊपर कपड़ा, ठीक है, इसके ऊपर हमने तनु HCl का घोल इसके ऊपर डाला। ठीक है, अब हमने ये दूसरा कपड़ा का टुकड़ा लिया, कपड़ा, ठीक है, इसके ऊपर हमने तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का घोल हमने इसके ऊपर डाला। ठीक है, अब इसके ऊपर अम्ल और इसके ऊपर क्षार के डालने के बाद इस कपड़े में से प्याज की गंध जो है उसका पता करते हैं कि किस में से आ रही है, किस में नहीं आ रही। हम जब इस कपड़े को जब हम सूंघते हैं, पता करते हैं, तो हम देखेंगे इस कपड़े में से प्याज की गंध आती है। प्याज की गंध कपड़े में मौजूद होती है। प्याज की गंध मौजूद है। ठीक है, और जब इस कपड़े को हम सूंघ करके पता करते हैं कि प्याज की गंध है या नहीं, तो हम ऐसा पाएंगे कि इसमें प्याज की गंध समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो हमने देखा है कि अम्ल की उपस्थिति में प्याज की गंध क्या है, मौजूद है। क्षार की उपस्थिति में प्याज की गंध मौजूद नहीं है। तो प्याज की गंध के द्वारा हम अम्ल और क्षार का पता
कर सकते हैं। ठीक है, जिस विलयन में इसकी महक आएगी, ठीक है, तो वो तो होगा अम्ल, जिसमें प्याज की गंध नहीं आएगी वो होगा क्षार। तो इस प्रकार गंध के द्वारा हमने पता किया, तो ये क्या हो गया, प्याज गंधीय सूचक। ठीक है, देखिए इसको। हाँ बच्चों, अब अगला हमारा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम वेनिला का। ठीक है, तो देखिए वेनिला, वेनिला, ओके। देखिए हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कुछ मात्रा में वेनिला लिया, वेनिला। ठीक है, और इसके अंदर कुछ मात्रा में हमने तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल इसके अंदर मिलाया हमने। ठीक है, अब हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, इसके अंदर कुछ मात्रा में हमने वेनिला लिया, ओके। अब हमने इसके अंदर कुछ मात्रा में तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का घोल हमने इसके अंदर मिक्स किया। ठीक है, इसमें हमने अम्ल डाला, इसमें हमने क्षार डाला। अब इन दोनों प्रणालियों के अंदर हम वेनिला के गंध की उपस्थिति का पता करेंगे। तो हम देखेंगे, जब हम इसमें सूंघ कर पता करेंगे तो हम देखेंगे इसके अंदर कि, हाँ बच्चों, तो हम देखेंगे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वेनिला की जो गंध होती है, गंध मौजूद होती है। ठीक है, मौजूद होती है, जबकि इस प्रणाली के अंदर जब हम वेनिला की गंध की उपस्थिति का पता करते हैं तो हम देखते हैं इसमें वेनिला की जो गंध होती है, वेनिला की गंध समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि अम्ल की उपस्थिति में वेनिला की गंध मौजूद होती है, जबकि क्षार की उपस्थिति में वेनिला की गंध मौजूद नहीं होती। करेक्ट। तो इस प्रकार वेनिला की गंध के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा क्षार। तो इस प्रकार वेनिला की गंध के थ्रू हम पता कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रणाली में वेनिला की गंध है, जिस प्रणाली के अंदर अम्ल होगा वहाँ वेनिला की गंध मौजूद होगी, और जिसमें क्षार होगा उसमें वेनिला की गंध नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार वेनिला के द्वारा हमने अम्ल और क्षार का पता किया। तो वेनिला एक प्रकार का क्या हो गया, ये एक प्रकार का गंधीय सूचक होता है। करेक्ट। अब हम देखते हैं लौंग के तेल के द्वारा, लौंग के तेल के, हाँ बच्चों, अब हम लौंग के तेल को यूज में लेके अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता करते हैं। देखिए लौंग का जो तेल है, ठीक है, लौंग के तेल के अंदर यदि हम तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं तो तेल की महक उपस्थित रहती है, उपस्थित रहती है। ठीक है, रहती है। लेकिन जब लौंग के तेल में, लौंग का तेल में तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो तेल की महक समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि लौंग के तेल की महक अम्ल के अंदर उपस्थित होती है, लेकिन लौंग के तेल की महक क्षार में अनुपस्थित होती है। तो इस प्रकार लौंग के तेल के द्वारा हम अम्ल और क्षार का पता कर सकते हैं। जिस विलयन में उपस्थित होगी इसकी महक वो अम्लीय प्रकृति का, जिसमें होगी वो क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इस प्रकार लौंग का तेल क्या हो गया, एक प्रकार का गंधीय सूचक। तो बच्चों ये लौंग का तेल, वेनिला और प्याज ये गंधीय सूचक के एग्जाम्पल हैं जिनके द्वारा हम अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता करते हैं। देखिए इसको। हाँ बच्चों, अब हमारा अगला जो आता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? अगला सूचक है हमारा प्राकृतिक
सबसे पहले हम इसकी परिभाषा क्लियर करेंगे। तो बच्चों देखो, इसकी हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है, प्राकृतिक मतलब वो सूचक जो प्रकृति से मिलते हैं। तो वह सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ठीक है, वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। क्या एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे प्राकृतिक सूचक हैं? तो देखिए वो हम आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, देखिए जैसे लिटमस एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है। अब पहले प्रश्न आता है, ये लिटमस क्या होता है? देखिए, यह बैंगनी रंग का रंजक है। ठीक है, यह थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पादप से प्राप्त होता है। ठीक है, तो लिटमस क्या होता है? बैंगनी रंग का रंजक है। थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पादप से प्राप्त किया जाता है। तो कई बार छोटे क्वेश्चन में आता है कि लिटमस कौन से पादप से प्राप्त किया जाता है? लाइकेन पादप से। लाइकेन पादप कौन से समूह का पादप है? थैलोफाइटा समूह का पादप होता है। ये छोटे प्रश्नों में अक्सर पूछा जाता है। तो लिटमस एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है। इसके अलावा और हल्दी जो होती है ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। इसका जो नेचुरल रंग होता है, नेचुरल रंग पीला है। करेक्ट। इसके अलावा देखें हम तो लाल पत्ता गोभी, ठीक है, लाल पत्ता गोभी। हाँ, देखिए लाल पत्ता गोभी ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। इसका जो नेचुरल रंग होता है, नेचुरल रंग वो लाल होता है, लाल है। करेक्ट। इसके अलावा हम देखें तो हाइड्रेब्रोजिया, ठीक है, जिरेनियम, ठीक है, पिटूनिया, ये तीनों जो पुष्प होते हैं, इन पुष्पों की पत्तियां भी रंजक का कार्य करती है। ठीक है, इनकी पत्तियां भी रंजक का कार्य करती है। तो बच्चों देखिए, ये होते हैं हमारे प्राकृतिक सूचक, लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी और ये सभी तीनों पुष्प। ठीक है, तो ये हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, इन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अब प्रश्न आता है, इनके द्वारा अम्ल और क्षार का पता हम कैसे करते हैं? तो वो हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए, अम्ल, क्षार, सूचक, ठीक है। देखिए, हाँ बच्चों, देखिए अब हम इनके द्वारा अम्ल और क्षार का पता कैसे करते हैं देखेंगे। देखिए, लाल लिटमस पत्र, ठीक है, अगर लाल लिटमस पत्र को हम अम्ल में डुबोते हैं तो ये अम्ल इस लाल लिटमस के कलर को चेंज नहीं करता, अर्थात इसका रंग लाल ही रहता है। करेक्ट।
यदि हम लाल लिटमस को क्षार में डुबोएं तो ये क्षार इस लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, नीले रंग में बदल देता है। ठीक है, इसको लाल रंग में, इसको नीले रंग में बदल देता है। अगर हम कलर से देखें तो देखिए, जैसे कि ये लाल है तो ये इसके अंदर नीला ही, इसमें लाल रहेगा, सॉरी, ठीक है, और इसमें इसका कलर नीला हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो लाल लिटमस अम्ल में लाल ही रहता है और लाल लिटमस क्षार में नीला हो जाता है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, नीला लिटमस, नीला लिटमस पत्थर, नीला लिटमस पत्थर। ठीक है, देखिए नीले लिटमस पत्र को यदि अम्ल में डुबोते हैं तो ये अम्ल इस नीले रंग को लाल में बदल देता है। ठीक है, लाल रंग में। और यदि नीले लिटमस को क्षार में डुबोते हैं तो ये क्षार इस नीले रंग को नहीं बदलता, इसका रंग नीला ही रहता है, नीला रंग ही रहता है। करेक्ट। अब यदि हम कलर से देखें तो ये नीला जो रंग है ये नीला रहेगा, ये इसका कलर अम्ल में कैसा हो जाएगा, लाल, और क्षार में इसका रंग कैसा रहता है, नीला ही रहता है। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी लेते हैं, लाल पत्ता गोभी। ठीक है, देखिए लाल पत्ता गोभी को यदि अम्ल में डिप करवाते हैं, अम्ल में डुबोते हैं तो ये अम्ल लाल रंग को, इस पत्ता गोभी के लाल रंग को नहीं बदलता, इसका रंग लाल ही रहेगा। लेकिन लाल पत्ता गोभी को जब क्षार में डुबोते हैं तो ये क्षार इसके लाल रंग को हरे रंग में बदल देता है, हरे रंग में बदल देता है। ठीक है, जबकि इसका रंग लाल ही रहता है। अगर हम कलर के से देखें तो देखिए इसका लाल रंग है, इसका लाल ही रहेगा और ये इसमें ग्रीन हो जाएगा। करेक्ट। देखिए इसी प्रकार अब हम हाइड्रोजिया की बात करते हैं, हाइड्रोजिया, हाइड्रोजिया पुष्प की बात करें तो देखिए इसका जो पुष्प है ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, इसके पुष्प को यदि अम्ल में डुबोते हैं, ठीक है, तो ये रंगहीन हो जाएगा। कैसा, रंगहीन, इसका कोई कलर नहीं होगा। लेकिन यदि इसके पुष्प को हम क्षार में डुबोते हैं तो इसका जो पुष्प है वो पिंक कलर का हो जाता है। करेक्ट, गुलाबी रंग का हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाता है। अगर हम कलर से इसको देखें तो इसका जो पुष्प होता है इसकी पंखुड़ी नीले रंग की होती है, अम्ल में डुबोने पर ये इसका कलर रंगहीन हो जाएगा, सफ़ेद। ठीक है, और क्षार में यदि डुबोते हैं तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। करेक्ट। तो इस प्रकार बच्चों हम इस प्राकृतिक सूचकों के द्वारा रंग में परिवर्तन करके हम अम्ल और क्षार का पता करते हैं। ये आपके प्राकृतिक सूचक हैं, इनको इस प्रकार अम्ल में डुबोने पर इनका कलर ऐसा होगा, क्षार में डुबोने पर ऐसा होगा। इस प्रकार कलर के द्वारा हम ये पता करते हैं कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। देखिए इसको। हाँ बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक आता है संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक, सूचक। ठीक है, तो प्रश्न पहले आता है संश्लेषित सूचक क्या होते हैं। देखिए इसकी हेडिंग्स। हाँ बच्चों, देखिए अगला देखते हैं हमारा संश्लेषित सूचक। इसकी हेडिंग से पता चल रहा है संश्लेषित मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी परिभाषा क्लियर करते हैं। वे सूचक जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। इन्हें संश्लेषित सूचक कहते हैं। ठीक है, जो
वे सूचक जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं इन्हें संश्लेषी सूचक कहते हैं। करेक्ट। तो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल, फिनोफ्थेलिन। देखिए फिनोफ्थेलिन, फिनोफ्थेलिन, ठीक है। ये एक प्रकार का संश्लेषी सूचक है। इसका जो नेचुरल रंग होता है, नेचुरल रंग ये रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। दूसरा संश्लेषित सूचक हमारा होता है मेथिल ऑरेंज, ठीक है। इसका जो नेचुरल रंग होता है, नेचुरल रंग ऑरेंज होता है, ऑरेंज रंग का, ठीक है। ये मेथिल ऑरेंज रंग का होता है, फिनोफ्थेलिन रंगहीन होता है। करेक्ट। अब प्रश्न आता है इनके द्वारा हम अम्ल और क्षार का पता कैसे करते हैं। तो देखिए अम्ल क्षार, ठीक है, ये हमारा सूचक, ठीक है। देखिए हम फिनोफ्थेलिन, करेक्ट। यदि फिनोफ्थेलिन को यदि हम अम्ल के अंदर डुबाते हैं तो ये रंगहीन ही रहता है, रंगहीन, करेक्ट। यदि फिनोफ्थेलिन को हम क्षार में डुबाते हैं, ठीक है, तो इसका कलर जो होता है वो गुलाबी हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है, ठीक है। तो देखिए पहले हम बात करें कलर के हिसाब से, तो ये गुलाबी हो जाएगा और ये अम्ल में रंगहीन ही रहता है और इसका नेचुरल कलर कैसा होता है, रंगहीन, करेक्ट। अब हम मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं। तो देखिए मेथिल ऑरेंज, ठीक है। अगर मेथिल ऑरेंज को अम्ल में डुबोते हैं तो अम्ल मेथिल ऑरेंज के रंग को लाल कर देता है, ठीक है। और यदि मेथिल ऑरेंज को क्षार में डुबोते हैं तो क्षार मेथिल ऑरेंज के रंग को क्षार मेथिल ऑरेंज का जो रंग होता है, इस क्षार मेथिल ऑरेंज के रंग को पीला कर देता है, पीले रंग में बदल देता है, ठीक है, पीले रंग के अंदर। तो इस प्रकार अगर हम इसको कलर से देखें तो मेथिल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। क्षार में डुबोने पर इसका कलर लाल हो जाएगा और यदि हम इसको उसमें देखें में तो ये पीले कलर का हो जाता है, करेक्ट, और क्षार में ये लाल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हम इन सूचकों के द्वारा, कृत्रिम सूचकों के द्वारा अम्ल और क्षार का पता करते हैं, इस प्रकार रंग में परिवर्तन करके, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे संश्लेषित सूचक। देखिए हाँ बच्चों, ये हमारे संश्लेषित सूचक थे। तो इस प्रकार इस वीडियो में आज हम सूचकों के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए आगे।